Hello friends, good evening and welcome to An Academy UP Let's Crack UP एग्जाम चैनल। आप सभी का इस चैनल पे बहुत स्वागत है और आज के इस स्पेशल क्लास में मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है आर्टिकल 368 यानी कि संवैधानिक संशोधन। आप सबको मालूम है कि हमारे संविधान की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जो स्पेशल फीचर्स हैं, उसमें एक विशेषता है इसका लचीलापन और कठोर होना। यानी कि भारतीय संविधान में एक नम्यता और कठोरता दोनों देखने को मिलती है। यानी कि जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं कि इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी भी है और रिजिडनेस भी। और हम सब जानते हैं कि किसी भी जीवंत संविधान के लिए बेहद जरूरी है कि उसमें समयानुकूल संशोधन करने की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही साथ उसमें कुछ प्रावधान ऐसे भी होने चाहिए जो आसानी से जिसमें परिवर्तन ना हो सके, क्योंकि एक फेडरल देश में संघीय व्यवस्था जिस देश में हो, वहां अगर संविधान में केवल लचीलापन होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो मनमाने तरीके से अमेंडमेंट भी किए जा सकते हैं। जब भी किसी पार्टी को एक क्लियर कट मैंडेट मिलता है, जनादेश मिलता है जनता का, तो वो बेशक 5 साल के लिए होता है जनादेश, लेकिन कोई सरकार मनमाने तरीके से उस जनादेश का दुरुपयोग करते हुए संविधान में संशोधन भी कर सकती है। तो एक चेक एंड बैलेंस बनाए रखने के लिए हमारे भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें परिवर्तन करना, संशोधन करना आसान नहीं है। उसमें रिजिडनेस देखने को मिलता है जो प्रोविजंस दिए गए आर्टिकल 368 के तहत, और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें बड़े आसानी से संशोधन किए जा सकते हैं। हमारा संविधान इसीलिए जीवन संविधान है क्योंकि इसमें समय समय पे जरूरत के हिसाब से संशोधन भी हुए। अब तक कोई 105 के आसपास संशोधन हो चुके हैं मोटे तौर पर। उन सभी संशोधनों के बारे में हम लोग क्रम से इस स्पेशल क्लास में बातचीत। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अन अकेडमी के प्लस कोर्स को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, क्योंकि प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेने का मतलब है कि आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस आपको अनलिमिटेड मिल जाए। तो आप जरूर सब्सक्रिप्शन लें। आपको अन अकेडमी के ऐप को डाउनलोड करना है और वहां यूपीपीएससी के कैटेगरी में जाके आपको इसे सब्सक्राइब करना है। एक बार जब आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो फिर आप अन अकेडमी के सारे एडवांटेज आपको मिल जाए, लाइक एनीवेयर एनी टाइम क्लासेस, अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स, अनलिमिटेड क्विजेज, अनलिमिटेड स्टडी मटेरियल्स इन पीडीएफ फॉर्म। these all are available for all। अभी अन अकेडमी की ओर से कुछ ऑफर्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मसलन 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे 2 मंथ्स का फ्री है, और 24 मंथ्स के लिए यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 मंथ्स का फ्री मिलता है। तो आप इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जरूर इसका लाभ उठाएं। साथ ही साथ आप चाहें तो स्कॉलरशिप टेस्ट के जरिए भी जुड़ सकते हैं, जहां 25% से 100% आपको स्कॉलरशिप। बहरहाल, आइए शुरू करें हम लोग। आर्टिकल 368 के तहत जो अब तक संशोधन किए गए हैं हमारे संविधान में, उन पर हम लोग क्रम से बात। इनमें जो महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन है उन्हीं पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों में इससे संबंधित आपसे क्वेश्चंस पूछे। सबसे पहला संशोधन जो पहला था वही है। 1950 में हम जानते हैं कि भारत का संविधान लागू हुआ 1950 में, और 1951 में ही ठीक एक वर्ष बाद ही उसमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी जरूरत के हिसाब से। और ये पहला संशोधन था, और ये पहला संशोधन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कुछ सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। और पहले संशोधन से ये भी इम्पोर्टेंट है कि पहले संशोधन से विवाद भी शुरू हो गया। और अब भी जब जब संविधान में संशोधन होते हैं, उन संशोधनों को लेकर कोई ना कोई विवाद की स्थिति रहती है। बहरहाल, जो पहला संशोधन हुआ वह पहला और व्यापक संशोधन था।
जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कुछ निर्णयों को पलटने के लिए था और इसका लक्ष्य था कि सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ प्रावधान करने आवश्यक थे, जिनके लिए संशोधन किया गया और इसके ज़रिए जो चेंजेस किए गए, जो संशोधन किए गए, वो क्या-क्या थे, ज़रा उसे आप देखें। अंग्रेजी में भी मैंने दे दिया है, इंग्लिश में भी, जो इंग्लिश मीडियम के हैं स्टूडेंट वो भी देख लेंगे। इट वाज़ a comprehensive amendment which was primarily done to reverse the process of social justice by reversing some decisions given by the Supreme Court. Through this, the following changes were made. क्या-क्या चेंजेस किए गए? नंबर 1, अनुच्छेद 31, जो आपको पता है, जहां संपत्ति के अधिकार दिए गए। उस संपत्ति के अधिकार को सीमित करने के लिए उसमें 2 नए खंड जोड़े गए, 31 क और 31 ख। संपत्ति के अधिकार का विवाद शुरू से ही आ गया, क्योंकि पहले तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी था, फंडामेंटल राइट्स में इसे रखा गया, राइट टू प्रॉपर्टी को। लेकिन अ, उसके उसके होने से कुछ चीजें समस्या पैदा कर रही थी। सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज था सामाजिक न्याय हेतु कुछ परिवर्तन करना, और उसके लिए जब सरकार ने पहला प्रयास किया तो संपत्ति के अधिकार की समस्या आई और संपत्ति के अधिकार के तहत ही सुप्रीम कोर्ट में सरकार के निर्णयों को चैलेंज किया गया, जिसके बाद सरकार ने उसके समाधान के लिए ये संशोधन किया। तो संपत्ति के अधिकार में 2 नए उसमें अनुच्छेद जोड़ दिए गए, 31 क और 31 ख। 31 क में ये व्यवस्था की गई कि जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार आदि के पक्ष में कोई भी कानून यदि सरकार बनाती है, तो वे इस आधार पर उसको अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि वह अनुच्छेद 14 यानी कि राइट टू इक्वलिटी, 19 यानी कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, या 31 का उल्लंघन करता। यानी कि 31 क में व्यवस्था कर दी गई कि भूमि सुधार के लिए जमींदारी उन्मूलन या अन्य तरह के प्रावधान किए जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति संपत्ति के अधिकार के तहत उन परिवर्तनों को या सरकार के किसी कार्यक्रम को चैलेंज नहीं कर सकता। और आर्टिकल 14, 19 या 31 का यदि उल्लंघन होता है, तो उसके आधार पर कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता। यानी कि सरकार ने इस अमेंडमेंट के जरिए ये अधिकार पाना चाहा कि सरकार कुछ भी अगर सुधार संबंधी कार्य करना चाहे तो आसानी से कर सकती। तो ये इसके अंदर था आर्टिकल 31A provided that any law made by in favor of the abolition of jamindari, land reforms, etc., cannot be held illegal on the ground of it violates Article 14, 19 and 31. इसी तरीके से जो 31 ख था उसमें भी ऐसा ही प्रावधान किया गया। इसमें एक नवी अनुसूची जोड़ी गई जो आज भी हमारे संविधान में है, 9th शेड्यूल। हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में केवल 8 शेड्यूल थे। पहली बार इसमें एक जोड़ा गया पहले ही संशोधन की, और नवीन सूची जोड़ी गई, और इसका उद्देश्य था भूमि सुधार से जुड़े कानूनों को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कराना। यानी कि 9th शेड्यूल बना दिया गया और उसमें ये प्रावधान रखा गया कि यदि कोई भी मामला, कोई भी विषय अगर अनुच्छेद 9 में शामिल कर दिया जाता अनुसूची 9 के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है, तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता। ठीक है? तो ये प्रावधान किया गया है 31 ख में कि नौवीं अनुसूची में शामिल कानूनों या आदेशों को इस आधार पर अवैध या शून्य घोषित नहीं किया जा सकता कि वे मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। तो 31A में कोई भी प्रावधान किया जा सकता है जो आर्टिकल 14, 19, 31 का उल्लंघन करता हो, तब भी कोई बात नहीं, और 31 ख में नवीं अनुसूची शामिल की। तो पहले संशोधन के जरिए ये 2 प्रावधान आए। इसके अतिरिक्त
अनुच्छेद 15 में भी बदलाव किया गया। अनुच्छेद 15 जो राइट टू इक्वलिटी के तहत आता है, उसमें संशोधन करके एक नया खंड 15(4) जोड़ा गया, जहां से आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होती है। 15(4) में ये किया गया, इसका उद्देश्य ये था 15(4) जोड़ने का, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, चंपकम दोराय राजन बनाम मद्रास राज्य 1951 का। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि किसी को भी कोई अलग से सुविधा नहीं दी जा सकती जाति धर्म के आधार पर, क्योंकि सब लोग इक्वल है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक पिछड़ी जातियों के लिए मद्रास राज्य ने कुछ प्रावधान किए थे, उनको खारिज कर दिया था। उसी को ठीक करने के लिए, करेक्ट करने के लिए ये संशोधन किया। इसके माध्यम से सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों को तथा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के पक्ष में विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य को शक्ति। ये 15(4) ही है जो डिस्क्रिमिनेशन, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को प्रस्तावित करता है। यानी कि अनुच्छेद 15 में दिया गया है कि किसी भी आधार पर कोई जाति धर्म जन्म स्थान किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन 15(4) पहली बार जोड़ा गया और उसमें ये प्रावधान किया गया कि सामाजिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि, जो आज हमारे आरक्षण का आधार है, सामाजिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि के आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए या अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए स्टेट, राज्य जो है वो विशेष प्रावधान कर सकती है। और उसी विशेष प्रावधान के तहत आगे चलकर आपको मालूम है कि आरक्षण की व्यवस्था की गई। और फिर 1992 से आपको पता ही है, मंडल कमीशन लागू हुआ और आरक्षण। तो पहली बार आरक्षण की व्यवस्था 1992 से मंडल आयोग के मंडल कमीशन के हिसाब से आरक्षण। तो ये याद रखिएगा कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं था, लेकिन 1951 में जो पहला संशोधन हुआ, उसमें 15(4) जोड़कर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की या सुविधा की व्यवस्था की गई। A new section 15(4) was added by amending Article 15, which was intended to remove the effect of the decisions given by the Supreme Court in the case Champakam Dorai Rajan versus State of Madras 1951. Through this, the state was empowered to make special provisions in favor of socially and educationally uh, class, backward class and scheduled caste and scheduled tribes. तो ये व्यवस्था की। इसके साथ साथ आर्टिकल 19 में भी चेंज किया गया, अमेंडमेंट इसमें भी हुआ। 19(2) जोड़ा गया और उसमें संशोधन करके ये कहा गया कि 19(1) में 19 का सब क्लाउज 1A जो है, उसमें जो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, उस पर युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया गया। 3 नए युक्ति युक्त निर्बंधन यानी कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया। यानी कि 19(1) क के तहत आपको अधिकार तो है व्यक्ति की, लेकिन साथ ही साथ उस पर युक्ति युक्त निर्बंधन भी राज्य लगा सकता है और इसके 3 कंडीशन डाले। इसका उद्देश्य रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य तथा ब्रजभूषण बनाम दिल्ली राज्य 1950 के मामलों में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के प्रभाव को समाप्त करना था। जो 3 कंडीशन लगाए गए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, वो था लोक व्यवस्था यानी कि पब्लिक ऑर्डर, अपराध उद्दीपन यानी कि क्रिमिनल क्राइम स्टिमुलेशन, कोई भी अगर अपराध के लिए इसका अपराध को बढ़ाने के लिए इसका दुरुपयोग करता है, और विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध यानी कि एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन, यानी कि इन 3 आधार पर स्टेट चाहे तो डिस्क्रिमिनेशन कर सकते। ठीक है ना, पब्लिक ऑर्डर, अपराध उद्दीपन, क्राइम स्टिमुलेशन और रिलेशन विद फॉरेन। तो ये भी पहले संशोधन में किया गया। एक और इसमें जोड़ा गया, 19(6) नया जोड़ा गया। इसमें संशोधन करके 19(1) में दिए गए किसी भी वृत्ति उपजीविका
में परिवर्तन किया गया। 1906 में ये था कि व्यवसाय या व्यापार करने के अधिकार सबको दिए गए कि कोई कोई भी व्यवसाय व्यापार कर सकता है, लेकिन उसमें दो नए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जोड़े गए, युक्ति युक्त निर्बंधन जोड़े गए, और जिनमें से एक का संबंध सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1951 मामले में दिए गए निर्णय के अधीन था। यानी कि आर्टिकल 19 एक जी में 19 जी में जो प्रावधान था कि हर किसी को एनी प्रोफेशन और ट्रेड की छूट दी गई है, उस पर ये प्रतिबंध लगाया गया और संशोधन में यह स्पष्ट किया गया कि यदि राज्य किसी व्यवसाय को स्वयं करने का फैसला करता है, तो वह नागरिकों को वह व्यवसाय करने से पूर्णतः या भागतः यानी कंप्लीट या पार्शियली रोक सकता है। दूसरा निर्बंधन यह था कि किसी पद पर नियोजन के लिए उस पद की प्रकृति से संबंधित तकनीकी ज्ञान संबंधी अहर्ताएं निर्धारित की जाए। यानी कि 19 जी में ये प्रावधान कर दिया गया कि ठीक है, सबको कोई भी व्यवसाय व्यापार करने की छूट है, लेकिन यदि कोई ट्रेड खुद स्टेट करती है, तो वो पब्लिक गवर्नमेंट करती है, स्टेट करती है, तो वो किसी प्राइवेट पार्टी को या तो कंप्लीटली या पार्शियली ऐसा करने से रोक लगा सकती है। जैसे मान एग्जांपल में दे दूं, मान लीजिए क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, वो निकालने का काम करती है ओएनजीसी, है ना? जो हमारी कंपनियां हैं गैस निकालने का, ऑयल निकालने का, मान लीजिए ओएनजीसी काम करती है। अगर अगर इसमें चाहे तो ओएनजीसी सरकार चाहे तो केवल और केवल ओएनजीसी का ही इस पर अधिकार रहेगा, प्राइवेट पार्टी नहीं कर सकती। अभी तो खैर प्राइवेट पार्टी को भी दिया गया है, आपको मालूम है कि इसमें अंबानी ग्रुप भी लगा हुआ है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो किसी को भी ऐसे नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उसके लिए या कोई भी काम सरकार करती है, वो चाहे तो दूसरे पर रोक लगा सकती है। और दूसरा ये रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया कि यदि कोई कोई टेक्निकल काम कोई करता है, तो कोई भी मनमाने तरीके से नहीं कर सकता, स्टेट उसके लिए कुछ कंडीशन लगा सकती है। सपोज जैसे मान लीजिए कि कोई डॉक्टर का पेशा अपनाता है, तो डॉक्टर का पेशा अपनाने की छूट सबको है, लेकिन सरकार इस पर ये कंडीशन लगा सकती है कि डॉक्टरी का पेशा अपनाने के लिए, प्रोफेशन बनाने के लिए आपके पास एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग काम करते हैं तो आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। इस तरह का सरकार उस पर नियम लगा सकती है, ठीक है ना? तो ये भी प्रावधान इसमें, तो कुल मिलाकर कोई 4-5 चेंजेस किए गए। अगर एक बार फिर हम लोग रिव्यू कर लें, तो इसको हम लोग देख सकते हैं। एक तो 31 क ख 31 ए बी जोड़ा गया, 15 4 जोड़ा गया, इसके साथ साथ 19 1 ए में चेंजेस किए गए, 92 उसमें संशोधन करके उसमें युक्ति युक्त निबंधन लगाए गए। ऐसे ही 19 6 में भी जो प्रोफेशन और ट्रेड का अधिकार दिया गया है, उसके लिए फिर उसमें भी लगाए गए। तो इस तरीके से इसमें पहले संशोधन के द्वारा इस तरह के परिवर्तन, ठीक है? तो पहला संशोधन याद रखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टेजेस ऑफ एग्जाम्स, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट हुआ, वो हुआ 20-21 साल के बाद, जो बहुत इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है, इंदिरा गांधी जी के ज़माने में हुआ। और आप सबको मालूम है कि इंदिरा जी के ज़माने में अ अ अ, सरकार और जुडिशरी के बीच में कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे। इंदिरा जी जब भी कोई अमेंडमेंट करती, यानी कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के साथ में जुडिशरी के कॉन्फ्लिक्ट हुए। जब भी इंदिरा जी कोई अमेंडमेंट करती, उस पर जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू के तहत सवाल उठाता और उसको लेकर विवाद होता। तो अगर आप देखेंगे तो 70 के दशक के जो भी संशोधन हैं, चाहे वो 24वां, 25वां, 29वां या फिर 42वां या फिर 44वां, जितने भी संशोधन हैं वो सब लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच कॉन्फ्लिक्ट और टकराहट पैदा करते हैं। उसी में से एक
महत्वपूर्ण संशोधन 24वां संशोधन है। पहले के बाद सीधे मैं 24वें पे बात कर रहा हूँ। इस बीच में और भी संशोधन हुए, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसको मैं ले रहा हूँ। उसमें 24वां संविधान संशोधन 1971 है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस संशोधन के द्वारा 1967 में जो गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसको सरकार ने पलट दिया। इसके अनुसार संसद संविधान के भाग 3 यानी कि फंडामेंटल राइट्स में किसी तरह का संशोधन नहीं कर सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था, गोलकनाथ बनाम पंजाब। अब इस संशोधन के द्वारा सरकार ने परिवर्तन, क्या परिवर्तन किया देखिए जरा। अनुच्छेद 13(2) में संशोधन करते हुए यह एक वाक्यांश जोड़ दिया गया कि संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित कोई भी विधि अनुच्छेद 13(2) में प्रयुक्त विधि शब्द में सम्मिलित नहीं मा, यानी कि 368 के तहत अगर संशोधन कोई किया जाता है, तो वो 13(2) में जो विधि की परिभाषा है, उससे बाहर है। क्योंकि 13(2) में विधि के तहत कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगी जिससे कि मूल अधिकारों में कटौती होता हो। कोई ऐसा आदेश, निर्देश कोई भी परिवर्तन नहीं कर। तो 13(2) में ये प्रावधान है। सरकार ने ये कर दिया कि 368 इससे बाहर है, 368 अमेंडमेंट है और एक स्पेशल ये प्रावधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए वो 13(2) के तहत जो विधि की परिभाषा है उससे बाहर है, एक्सक्लूडेड है। और 368 के तहत स्टेट जो भी परिवर्तन करना चाहे, संशोधन करना चाहे, कर सकती है। ये अलग बात है कि फिर इस पर टकराहट शुरू हुई और 1973 में फिर केशवानंद भारती वाला ऐतिहासिक फैसला आया, लेकिन 24वें संशोधन में सरकार ने ये कर दिया। इसमें अनुच्छेद 361 368(1) भी में भी परिवर्तन किया गया। संशोधन का जो आर्टिकल है 368, उसमें एक जो है 361 का एक, उसमें भी संशोधन किया गया और स्पष्ट किया गया कि संसद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भी उपबंध में परिवर्तन करने, परिवर्धन करने या निरसन करने की शक्ति, यानी कि कोई हो, चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो या कोई भी हो, वो सरकार उसमें, राज्य उसमें या विधायिका कह लीजिए कि लेजिस्लेटिव उसमें चेंज कर सकती है। यानी कि ये जो अमेंडमेंट था, इस अमेंडमेंट के जरिए इनफैक्ट लेजिस्लेटिव ने ये जाहिर किया कि लेजिस्लेटिव हैज अ सुप्रीम अथॉरिटी और पावर टू मेक एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और जुडिशरी का उस पर कोई रोक नहीं है, जुडिशरी उस पर रोक नहीं, ठीक है ना। तो ये एक प्रावधान इसमें किया। इसी तरीके से 368(3) में भी परिवर्तन किया गया। 368 368 368 3 में एक शब्द जोड़ दिया गया, अंतर स्थापित किया गया और उसमें यह स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 13 की कोई बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए किसी संशोधन पर लागू नहीं, है ना। यानी कि 13 में जो बातें कही गई हैं मूल अधिकारों के संबंध में, वो 368 पर लागू नहीं। अनुच्छेद 368 का शीर्षक भी बदल दिया गया। जो संशोधन का शीर्षक था वो बदल दिया गया। पहले था संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया, 368 का शीर्षक ये था। अब कर दिया गया संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। यानी कि संसद की शक्ति एक नया जोड़ा गया कि पावर ऑफ पार्लियामेंट, ताकि ये स्पष्ट मालूम चल सके कि पार्लियामेंट के पास इसकी पूरी शक्ति। तो ये चेंज कर दिया गया। द टाइटल ऑफ आर्टिकल 368 वाज चेंज। फर्स्ट दिस देयर वाज अ प्रोसेस टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट नाउ इट हैज चेंज और उसका नाम हो गया द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर फॉर इट, यानी कि संसद की शक्ति संशोधन करने की और उसकी
अनुच्छेद 368(2) में संशोधन करके यह स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति 368 के तहत यानी कि संशोधन के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने की बात है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 368(2) जोड़ा गया और उसमें संशोधन कर दिया गया और कहा गया कि प्रेजेंट ऐसे किसी बिल को जो संशोधन संबंधित है, अनुमोदन देने के लिए उसका अनुमोदन करने। तो ये 368 का पूरा संशोधन था 24वां संशोधन, याद रखिएगा। 13 और 13(2) और 368 में चेंज। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार अनअकैडमी के बारे में बता दूं कि अनअकैडमी के कई सारे बैचेज हैं। प्रगति के नाम से आरओ का बैच और टेस्ट सीरीज है। एक मिनी कोर्स है आरओ के लिए, एक उन्नत के नाम से आरओ के लिए रिवीजन कोर्स है और एक फिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का बैच है का। आप देखें इस तरीके से यूपी मेंस ऑप्शनल के लिए बैचेज हैं। यदि आपके कोई ऑप्शनल हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक्सपीडिशन के नाम से बैच है। आप 1 मंथ से लेकर 24 मंथ्स के लिए ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और नो कॉस्ट ईएमआई पर आपको अवेलेबल है। ओनली 510 देकर 510 रुपये महीने देकर आप ये क्लास ज्वाइन। आप चाहें तो मेरा रेफरल कोड यूज करें AA10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट है। तो AA10 ये मेरा रेफरल कोड है। यू आर free to use and I would like to say that you should use this referral code and after using this code you can get 10% subscription discount on subscription। एक ऑफर ये भी है कि अभी आप एक अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस पर दो स्टेट के आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए आइए अब 24वां के बाद 25वां संविधान संशोधन की बात कर लेते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट है संविधान संशोधन, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। यह संशोधन विशेष पृष्ठभूमि में किया गया। उसमें पश्चिम बंगाल बनाम बेला बनर्जी मामले की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल बनाम बेला बनर्जी मामले 1953 में एक फैसला दिया था। उसी फैसले को बदलने के लिए यह संशोधन किया गया। लेकिन फैसला आया था 1953 में, उसमें बदलाव किया गया 1971 में संशोधन, और यह संशोधन था 25। हुआ क्या था? हुआ ये था कि पश्चिम बंगाल बनाम बेला बनर्जी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चौथा संविधान संशोधन 1955 एक पहले किया गया था। ये भी समझ लीजिए कि 1953 में पश्चिम बंगाल बनाम बेला बनर्जी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उसको पलटने के लिए चौथा संशोधन 1955 में किया गया था और उसमें कहा गया था कि राज्य कोई भी संपत्ति अधिग्रहण करती है, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी किसी का एक्वायर्ड करती है, तो उसमें प्रतिकर यानी कि कंपनसेशन या मुआवजे को अपर्याप्त कह के अधिग्रहण को अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। यानी कि सरकार किसी की जमीन लेकर कोई भी प्रॉपर्टी किसी के एक्वायर्ड कर लेती है और जो मुआवजा देगी दैट विल बी सफिशिएंट एंड एनफ। कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता कि हमें और चाहिए, या ये प्रावधान उसमें किया गया। ठीक है ना? Compensation given in the matter of acquisition of property by the state or acquiring compensation as insufficient will not make this acquisition। अगर कोई कहता है कि सफिशिएंट नहीं है अधिग्रहण के तहत जो मुआवजा दिया गया, तो उसे अधिग्रहण अवैध नहीं होगा। सरकार चाहेगी तो आराम से कर सकती है। लेकिन फिर बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने आरसी कपूर बनाम भारत सरकार 1970 में इसको लेकर आपत्ति उठा दी। बैंक के राष्ट्रीयकरण मामले, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक के मामले में था। उसमें अनुच्छेद 31(2) के अनुसार प्रतिकर या मुआवजा बाजार के अनुसार दिया जाना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद 19(1) से यह अपेक्षा उत्पन्न होती। अब ये कोर्ट ने कह दिया बैंक नेशनलाइजेशन के मामले में
कि बाजार मूल्य के हिसाब से किसी की संपत्ति यदि राज्य अधिग्रहण करती है, एक्वायर करती है, तो उसको जो बाजार मूल्य है, मार्केट वैल्यू है, उसके हिसाब से उसको कंपनसेशन देना चाहिए। मान लीजिए कि ये कोई सरकार की एक सड़क बन रही है, सड़क इस सरकार की बन रही है, रोड एनएच बन रहा है, इसमें मेरा प्लॉट इस बीच में आ जाता है। अगर सरकार मेरे प्लॉट को अधिग्रहण करती है, तो जो भी पहले तो ये प्रावधान था कि जो भी सरकार दे देगी, मैं उस पर चैलेंज नहीं कर सकता। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा 70 में कि नहीं, इस सरकार अगर मेरी ज़मीन लेती है, मेरे मेरे संपत्ति को एक्वायर करती है, तो जो बाज़ार मूल्य है, मार्केट वैल्यू है, उसके हिसाब से मुझे पैसे। इसी को बदलने के लिए 25वां संशोधन किया गया और उसमें ये प्रावधान किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 31(2) में संशोधन कर दिया गया और प्रतिकर शब्द की जगह रकम शब्द रखकर स्पष्ट किया गया। यदि सरकार किसी संपत्ति या भूमि का अधिग्रहण करती है, तो यह आवश्यक नहीं है कि उसका प्रतिकर या मुआवजा या क्षतिपूर्ति बाजार मूल्य के अनुसार हो। यानी कि मार्केट वैल्यू जो उसकी बनती है, उसके अकॉर्डिंग सरकार देने के लिए बाध्य नहीं। ये भी स्पष्ट किया गया कि मुआवजे की रकम को नगद नगद देना भी, कैश देना भी जरूरी नहीं होगा। सरकार चाहे तो उसे डिबेंचर्स, ऋण पत्रों या जो सरकारी प्रतिभूति जिसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं, उस रूप में भी दे सकती है। Article 31(2) of the Constitution was amended to replace the word compensation mentioned therein with the word amount. Compensation की जगह amount कर दिया गया और कहा गया clarifying that if the government acquire any property or land, it is not necessary that it be compensated or compensated according to market. Also, it was clarified that it would not be necessary to give cash to the amount of compensation. It can also be given in the form of debentures or government security. तो ये प्रावधान कर दिया गया, यानी कि भूमि अधिग्रहण के मामले में या संपत्ति अधिग्रहण के मामले में सरकार ने अपने अधिकार और अधिक मजबूत कर, सरकार और अधिक पावरफुल। संविधान में एक नया अनुच्छेद भी जोड़ दिया गया 31 गौ 31C 31A और बी तो आपको मालूम ही है, जोड़ा गया था 1951 में पहले संशोधन के द्वारा। अब ये 25वें संशोधन के द्वारा 31C जोड़ दिया और उसमें ये प्रावधान कर दिया गया कि यदि राज्य 29 ख 39 ख 39 ग यानी कि डीपीएसपी का जो आर्टिकल है 39 39 बी सी में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को साकार करने के लिए, अर्थात समुदाय के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व एवं नियंत्रण को समता मूलक बनाने और उत्पादन के साधनों को अहितकारी संकेंद्रण को रोकने के लिए कोई कानून राज्य बनाता है, तो ऐसे कानून को इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि वह मूल अधिकारों से संबंधित है और अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 31 का उल्लंघन। यानी कि सरकार 29 39 ख 39 बी और सी जो वेलफेयर स्टेट की बात करता है, ठीक है ना? जिसमें जो भौतिक संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उनके स्वामित्व, ऑनरशिप और उनके कंट्रोल की बात उसमें कही गई है कि उसमें सरकार समतामूलक रवैया अपनाए। उस पर कोई भी सरकार कानून बनाती है, तो उसको आर्टिकल 14, 19 या 31 के तहत कोर्ट में ये प्रावधान इसमें। संशोधन द्वारा राज्यों के लिए नियम बनाया गया कि यदि वे किसी की निजी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए विधि बनाते हैं, तो ऐसी विधि बनाने से पूर्व उन राष्ट्रपति से इस आशय की सहमति लेना आवश्यक। ये भी इसमें कर दिया गया कि संशोधन राज्यों के लिए यह नियम बनाया गया कि यदि वे किसी निजी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए विधि बनाते हैं, यानी कि स्टेट सेंटर बना सकती है, स्टेट अगर कोई कानून बनाता है प्रॉपर्टी एक्वाजिशन का, तो एक्विजिशन का, तो ऐसे कोई भी कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की लेना। The amendment made it a rule for states that if they make a law for the acquisition of one's personal property, then before making such a law, it would be necessary for them
to get the consent of the president to this। तो ये भी अब है 42वां संविधान संशोधन 1976, जो बेहद बेहद इम्पोर्टेंट है। और देश में आपातकाल जब लगा था 1975 में, तब ये सरकार ने संशोधन किया। और जैसा कि मैंने कहा कि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी की जो टकराहट थी, उस टकराहट का ये चरम है, क्योंकि यहाँ लेजिस्लेटिव ने यानी कि विधायिका यानी कि संसद ने पूरे तौर पर अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया और जुडिशरी की सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने जो भी संशोधन करने थे किए। इंदिरा जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में इतना संशोधन कर दिया 42वें के जरिए, इतना बदलाव कर दिया गया कि 42वां संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता। तो एक लघु संविधान यानी कि बहुत बड़ा परिवर्तन किया, सेकुलरिज्म, प्रिएम्बल में कई तरह के परिवर्तन और सारे कई ये, क्योंकि ये इमरजेंसी की पृष्ठभूमि में आया और इंदिरा जी ने इसमें जुडिशरी के पावर को कंट्रोल किया, कम किया। इसीलिए 42वां संशोधन सर्वाधिक विवादित और चर्चित है। और इसके प्रावधान को लेकर आज भी बहस, खासकर सेकुलरिज्म की यदि हम बात करें, जिसे अपने देश में धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष हिंदी अनुवाद किया जाता है, उस सेकुलरिज्म को लेकर आज बहुत हंगामा होता है, बहुत विवाद है। तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में। अब आज की क्लास में मैं यहाँ रुकूंगा। जितने अमेंडमेंट है उन सबको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैंने रखा है। तो पार्ट 1 में इतना ही, पार्ट 2 में हम लोग 42वें संशोधन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास एंड कोई भी इन अप्रोप्रिएट कंटेंट आपको लगा हो तो यू आर फ्री टू रिपोर्ट टू अनअकैडमी और मेरी स्पेशल क्लास ज्वाइन कीजिए। 9 बजे मेरी स्पेशल क्लास होती है रात के 9 PM पे, जरूर ज्वाइन करें। यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए लेट्स क्रैक की एग्जाम चैनल आप देख सकते हैं और इसे लाइक आप जरूर करेंगे वीडियो को, मैं उम्मीद करता हूँ शेयर भी करेंगे और चैनल को। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विथ मी और ज्वाइनिंग दिस क्लास। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।